जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लास में। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। और ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये 12th के एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से आपको 90% कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाएगा। तो ये गॉस की थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान आराम से इसको हम समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 12th फिजिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको जानकारी दी थी, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के ऊपर आते हैं कि आखिर गॉस की थ्योरम है क्या। तो गॉस की थ्योरम ये है, उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई मान लीजिए एक ये बंद पृष्ठ है, एक गोला ले लिया हमने, एक ये बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसमें उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है। मान लीजिए इसका केंद्र O है और इस पर एक आवेश, परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q। ठीक है, तो अब इसमें से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है इस आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब जो इसमें गुजरने वाला फ्लक्स होता है वो इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गई इसकी परिभाषा गॉस की थ्योरम में। गॉस ने क्या कहा, ठीक है। अब इस सूत्र को हमें सिद्ध करना है कि आखिर ये कहाँ से निकल के आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से इसके पृष्ठ पर, यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं कि ये बिंदु हमने मान लिया P ले लिया, और इसकी दूरी क्या है, यहाँ से r दूरी पर है, r दूरी पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि +q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 और Q/r²। ये होती है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर हमें इसमें से क्या, हमें निकालना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इस संपूर्ण में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है कि इस पूरे में से वैद्युत फ्लक्स कितना निकला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस P के चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, एक अल्प क्षेत्रफल ले लेंगे। एक क्या लेंगे, एक अल्प क्षेत्रफल। अल्प ये अल्प क्षेत्र हम ले लिया हमने dA। इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, A है, और इसका जो एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने dA। ठीक है, अब देखिए, अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए, जब हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई बराबर EA cos थीटा। ये था हमारा फाई का सूत्र। ये था जब किसी संपूर्ण पृष्ठ से, जो भी पृष्ठ है उसमें से कंप्लीट में से गुजर रही हो वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ जो है हमने केवल इस क्षेत्रफल लिया है, सिर्फ इतना कि इतने से गुजर रही हैं। अच्छा, अब इसमें है EA, तो हमारा क्या होगा, जो हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया है तो यहाँ पर सूक्ष्म होगा केवल इतने ही भाग का, d फाई बराबर E हमारा अपरिवर्तनीय होता है, कांस्टेंट होता है, और ये हम ले लेंगे dA cos थीटा। अच्छा, अब cos थीटा की बात करते हैं। cos थीटा यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए, जो इसका वैद्युत क्षेत्र है वो कैसे गुजर रहा है, इधर, ये हो गई इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ तरफ से ये हो गई इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये है हमारा E वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब क्षेत्रफल चूंकि हमने इसी किनारे पर लिया है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल की दिशा भी क्या होगी, क्षेत्रफल की दिशा भी यही होगी। तो मतलब जो क्षेत्रफल की dA की दिशा है वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी इसी दिशा में है। ठीक है, तो अब देखो, तो d फाई बराबर ये हो गया हमारा E dA cos 0,
और cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। तो हमारा डी फाई जो निकल के आया वो बराबर आया E इंटू डी ए। डी फाई बराबर E इंटू डी ए। अच्छा, ये था क्या, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को छोटे छोटे सूक्ष्म, ऐसे ही सूक्ष्म क्षेत्रफलों में डिवाइड कर लिया पूरे को। तो अब संपूर्ण आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसके संपूर्ण, जो इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ है या संपूर्ण क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेशन। देखो, जब किसी चीज़ को हमें छोटा करना होता है, छोटी चीज़ लेते हैं तो उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, और अगर हमें उसी का विस्तार करना होता है, उसको बड़ा करना होता है, तो हम उसका करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये छोटा सूक्ष्म रखा है डीए, हमें इसका विस्तार करना है, छोटे रखा है पूरे का निकालना है, तो इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, इसका डी फाई का करेंगे तो इसका हो जाएगा फाई, ई हमारा बाहर ही रहेगा। अच्छा, डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। पूरा निकालने के लिए क्या करना है, पूरे का क्षेत्रफल, और पूरा हमारा क्या है, एक गोला। तो इस गोले का क्षेत्रफल होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, इस समीकरण से हम क्या करते हैं, ई का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो फाई बराबर जो हो जाएगा हमारा, ई का मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो जो हमारा निकल के क्या आया, फाई बराबर आया, एक तो यहाँ से बचा क्या, 1/एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही गॉस की प्रमेय तो हमें लेके आनी थी। ये देखिए, यही हमारे परिभाषा में कही थी, यही हमारा सूत्र था, और यही हमारा निकल कर आ गया। तो ये हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। आखिर इस गॉस की प्रमेय का हम किन किन सूत्रों में प्रयोग करते हैं, कौन कौन से हमारी डेरिवेशंस हैं, हम वो करेंगे। तो आइए अगला डेरिवेशन देखते हैं जरा। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है, टॉपिक है, वो क्या है कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए पहले चित्र बनाते हैं जरा। देखिए, एक ये तार है हमारा अनंत लंबाई का, ये तार है, इसकी लंबाई कितनी है, अनंत है, पता ही नहीं है हमें कितनी है। जो आवेशित है, इस पर हमारा धनावेश है। अब हमें क्या करना है कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से, इस तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, ये लीजिए P है, इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, एक हम इस बिंदु P पर, बिंदु P से होते हुए L लंबाई का एक बेलन मान लेंगे, उस बेलन की कल्पना करेंगे और उसे हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। मतलब एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे जो L लंबाई का होगा और बेलन के आकार का होगा। तो हम यहाँ पर एक L लंबाई का, देखिए ये लंबाई हो गई हमारी L लंबाई का एक बेलनाकार आकृति लेंगे, गॉसियन सरफेस, और अब जो है इसके हिसाब से ये दूरी कितनी हो गई, r दूरी है, इसकी लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है बेलन, इसकी लंबाई क्या है, बेलन की लंबाई जो है वो हमारी L है। आवेश इस पर क्या है, आवेश है वो Q है। तो जो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो होगा वो होगा हमारा Q/L।
ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें क्या निकालनी है, हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब तीव्रता निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या, जैसे हमारा सूत्र होता है फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ये हमारा नॉर्मल सूत्र है। तो अगर हमें ये ई निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें किसकी जरूरत है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरी हमें जरूरत है फ्लक्स की। इसका मतलब है हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, फ्लक्स निकालना होगा कि इस पर जो फ्लक्स है इस आकृति पर वो क्या है। तो देखिए अब इसका जो पृष्ठ है वो इसके 3 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ है ये सरफेस, एक है S1 ये मान लिया S2, और एक तीसरी जो सरफेस होगी वो है हमारी, अब ये देखो जैसे कि ये है हमारा, ये एक बेलन के आकार का है, सेम अगर हम इसको देखेंगे ये बेलन के आकार का है। तो इसके 3 पृष्ठ हुए, एक पृष्ठ तो हो गया ये वाला, एक पृष्ठ हुआ ये वाला, और तीसरा पृष्ठ हुआ ये इसका वक्र पृष्ठ जो इसके चारों तरफ है। तो इसके 3 पृष्ठ हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पृष्ठ पर एक छोटे छोटे पृष्ठ की कल्पना करेंगे, एक छोटा क्षेत्रफल लेंगे। ये देखिए ए इसका क्षेत्रफल ले लिया एक छोटा सा, एक इस पर हमने छोटा क्षेत्रफल ले लिया सूक्ष्म क्षेत्रफल, और एक इस पर सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया। इनको हम वही करेंगे, इनको छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड करेंगे, इसका अलग इसका अलग इसका अलग। तीनों पर हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और कंप्लीट फ्लक्स निकालने के बाद तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखो क्या होगा, ये हमारा S1 है, हमने अब ये और इसके क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। अब देखो इसका हमने क्षेत्रफल ले लिया, माना इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया वो हमने लिया dA1, इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया वो हमने ले लिया dA2, और इसका हमने जो सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया वो dA3 मान लो या dA मान लो, चलो इसका हमने सूक्ष्म ले लिया dA। अब क्या होता है, और ये हमारा जो सरफेस है ये हो गई हमारी S3, तीसरी सरफेस हो गई। अब देखो क्या होता है, हमें निकालनी है कि इसकी दिशा क्या होगी। अब एक सरफेस ये इसकी इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से बाहरी तरफ निकलती है, तो ये हो गई इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा E। यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब आई क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, तो देखिए इसका मुंह ऊपर की तरफ है, सरफेस ये अगर इसको ऐसे खड़ा करते हैं तो इसका सरफेस का क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ, तो ये हो गई इसकी क्षेत्रफल की दिशा। तो इनके बीच का जो ये कोण आया ये क्या है, 90 डिग्री। सेम यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल ई की दिशा ये है, इसका सरफेस कहाँ है, नीचे की तरफ, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, ये देखिए इसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। इसके बीच भी है कोण क्या है, 90 डिग्री। तो हम पहले एक का निकाल लेते हैं कि S1, तो S1 पर S1 के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA1 से गुजरने वाला फ्लक्स, इस dA1 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, φ1 क्या होता है dφ1 E dA1 cos थीटा। तो dφ1 बराबर क्या होगा, E dA1 cos 90 डिग्री। अच्छा हम क्या करते हैं, जब इसका सूक्ष्म का हमें पता है और हम जब पूरे का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगा लो, dφ1 बराबर इंटीग्रेशन ई बाहर हो जाएगा E dA1 और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो ये पूरी टर्म ये तो हो जाएगा φ1, और ये पूरी टर्म्स जब 0 से गुणा हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी 0, मतलब φ1 का मान आया हमारा क्या 0, मतलब इस सरफेस से गुजरने वाला जो पृष्ठ का मान होगा वो होगा 0। सेम देखो यहाँ पर S2 पे यही कंडीशन है, dA2 है, सेम कंडीशन है, 90 डिग्री हमें कोण से मतलब है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री कोण हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार φ2 निकालने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार लिख देंगे हम, जो φ2 का मान हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब φ1 0 तो φ2 भी हमारा 0 हो जाएगा, सरफेस S2 वाला। अब हमारी बात बची सरफेस S3 वाली, मतलब हम इससे क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, 0 हो गया, इस क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, 0 हो गया, हमें मतलब है इस वाले क्षेत्रफल से, और ये जो क्षेत्रफल होता है ये कहलाता है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आइए अब इस तीसरे की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने इसका लिया है वो हमारा क्या लिया है, dA, और ये है हमारी E।
अब इसका क्षेत्रफल डी ए जो हमने लिया है तो इसकी दिशा क्या होगी, वो होगी इसी की तरफ। ये देखिए क्षेत्रफल की दिशा जो होगी डी ए वो किधर होगी, इधर होगी, मतलब इनके बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स वो क्या होगा, d∅3 कर लो इसको, चलो मान लिया, ठीक है। d∅3 को ∅1 हो गया, ∅2 हो गया, ∅2 वाला 0, d∅1 हो रहा क्या होगा, E dA cos थीटा, ठीक है। ये हो गया सूक्ष्म क्षेत्रफल की, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमें इसका संपूर्ण का निकालना है भाई, इन दोनों को छोड़ दो ऊपर नीचे वालों को, इस पूरे वक्र पृष्ठ का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे सबको छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे में। अब जब हमें इसका संपूर्ण का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, d∅3 इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन dA और cos थीटा। अब cos थीटा क्या हो गया हमारा, cos थीटा हो गया cos 0। यहाँ से ∅3 जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ∅3 बराबर E इंटू, अब देखिए ये dA है, ये cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, ये हमारा dA है, d है हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हम पूरे का क्षेत्रफल लेंगे। पूरे का मतलब है कि इस वक्र पृष्ठ का, क्योंकि ऊपर नीचे का हम निकाल चुके हैं, केवल क्या बचा है, वक्र पृष्ठ। तो इस पूरे का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ ले लेंगे 2πrl, ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आ गया हमारा ∅3। लेकिन अगर हम इस संपूर्ण का फ्लक्स निकालेंगे, संपूर्ण का फ्लक्स क्या होगा, तो इन तीनों के फ्लक्सों को हम जोड़ देंगे। अगर हम फाई निकालें तो इसका मतलब क्या हो गया, ∅1 प्लस ∅2 और प्लस ∅3, इन तीनों जोड़ेंगे। अब लेकिन ∅1 और ∅2 इन दोनों के मान 0 हैं, देखो हम निकाल चुके हैं, ∅1 का मान 0, ∅2 का मान 0, तो हमारे पास क्या बचा, केवल ∅3 का मान बचा। मतलब जो ∅ का मान होगा वो क्या होगा, E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl, ठीक है। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय से फाई क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये मान उठा के फटाफट इसमें रख दो, फाई का मान 1/ε0 इंटू क्यू बराबर E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl, ये हम रख दिया। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए काहे का मान, E का मान चाहिए, हमें चाहिए E का मान। तो E को एक साइड कर लेते हैं, बाकी सबको एक साइड कर लेते हैं। तो E बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ऐसे ही रहेगा, इंटू ये कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में पहुँच जाएगा 1/2πrl, नीचे पहुँच गया। अब देखिए यहाँ से रखेंगे Q का मान, Q का मान कहाँ से, ये लैम्डा बराबर क्या था हमारा, Q/L। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो E बराबर 1/ε0 इंटू Q की जगह हम क्या रख लेंगे, लैम्डा L रख लेंगे, और इंटू हो जाएगा क्या, 1/2πrl। तो यहाँ से L से L काट दो, बचा हमारे पास क्या, 1/π और 1/ε, 2π और r। तो अब जो इसका हम लिखेंगे E का मान, वो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। E बराबर क्या होगा, 1/2πε0, कॉन्स्टेंट एक साथ रख लेंगे इसको, और इंटू लैम्डा अपॉन r। ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने निकालनी थी, ये हो गई हमारी प्रूफ, ठीक। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं समाप्त होता है। अभी हमें इसके बहुत सारे अनुप्रयोग करने हैं गॉस की थ्योरम्स के, जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा, एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि उससे आपको हमारा नया वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।